नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान शुरू हो गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। दोनों राज्यों में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। लोकतंत्र में हम इन खबरों को विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान शुरू। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग तैयार। 5,84,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र में 2 लाख और हरियाणा में 57,000 से ज्यादा जवान मुस्तैद। महाराष्ट्र के मैदान में 4,000 से ज्यादा उम्मीदवार। पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों का फैसला। हरियाणा में 1,350 से ज्यादा प्रत्याशी। भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, विनोद शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु की किस्मत होगी ईवीएम में खैर। बीड और कंधमाल लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव आज। यूपी, गुजरात और अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड की एक-एक विधानसभा सीट पर भी मतदान। और आज वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह सुबह 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। आइए शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की खबरों के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा की 2 और 5 राज्यों की एक-एक विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचने लगे हैं। महिला और युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुकोणीय है। चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में करीब 70,000 मतदान कर्मियों को तैनात किया है। 16,357 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 46 सामान्य पर्यवेक्षक, 21 व्यय पर्यवेक्षक, 5 पुलिस पर्यवेक्षक, 10 जागरूकता पर्यवेक्षक के साथ 16,000 से ज्यादा सूक्ष्म पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल है, जहां 1,26,000 वोटर हैं। लाइव वेबकास्टिंग किया, अराउंड 1000 लोकेशन है। इसमें कनेक्टिविटी प्लस सेंसिटिविटी देखते हुए हमने लोकेशन चुना है और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं और वीडियो कैमराज भी हमारा डिप्लॉयड है और डिजिटल कैमराज भी रहेंगे। उसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। इसमें एक 4-5 जो हमारा सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम तो हर एक पोलिंग बूथ पे अवेलेबल रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हरियाणा पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लगभग 57,000 हरियाणा पुलिस के कर्मचारी और होमगार्ड्स तथा 95 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को तैनात किया है। हरियाणा में इस बार ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे के मुकाबले में राष्ट्रीय पार्टियां अकेले अपने बलबूते चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और किस तरह से चल रहा है मतदान, जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का, जो इस समय पुणे में मौजूद हैं। प्रणव, हम देखते हैं हर साल अब चुनाव में रिकॉर्ड टूटते हैं। पुणे की राजनीतिक समीकरण की बात करें तो अपने लिहाज से अलग अहमियत रखता है ये, लेकिन आपके पीछे हम एक बूथ देख पा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम है, थोड़ा अपनी नजरों से, कैमरे की नजरों से हमें मुआयना कराएं।
देखिए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और अभी ठीक 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हुआ है, इसलिए उतनी ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक पोलिंग बूथ है यहाँ पर, ये लगभग अभी खाली ही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर लोग आएंगे, मतदान केंद्रों तक आएंगे और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र के इस चुनाव को माना जा सकता है। जो 2 गठबंधन दल हैं उनमें आपस में कोई समझौता नहीं है, सब अपनी अपनी राहें उनकी अलग है और इस लिहाज से इस बार इस बात का फैसला होगा कि आखिर मतदाताओं के दिलों में क्या है और इन चारों ही दलों में, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना और बीजेपी, इनमें आखिरकार कौन यहाँ की जनता का दिल जीत पाता है और ये तय हो जाएगा कि आखिर इनमें किसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले चारों ही दल एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते रहे कि वो एक दूसरे के वोट बैंक का फ़ायदा दूसरे को मिलता है, लेकिन दरअसल किसकी ज़मीन मजबूत है वो इस चुनावों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में साफ हो जाएगा। जाहिर तौर पर चुनाव से ठीक पहले हमने देखा किस तरह से 25 साल पुराने गठबंधन टूटे और साथ ही हमने देखा इस समय महाराष्ट्र में बहुकोणीय मुकाबला है। एक तरह से कह सकते हैं 5 एजेस साफ तौर पर खुल के आ रहे हैं। तमाम जगह आप गए हैं, प्रणव, मुआयना किया है, क्या वोटर इस चीज को लेकर कंफ्यूज है या उसका मन साफ है कि उसे किस तरफ जाना है? देखिए, जहाँ तक वोटर्स की बात है, जितने वोटर्स से हमने अलग अलग इलाकों में बात की, एक मायूसी ज़रूर है वोटर्स के बीच में कि जो उनके मुद्दे हैं जिनसे कि उन्हें रोज़ रूबरू होना पड़ता है, वो बुनियादी मुद्दे पानी बिजली से जुड़े हुए होते हैं, विकास से जुड़े हुए होते हैं। इन मुद्दों पर ज़्यादा तवज्जो न किसी रैली में न किसी प्रचार में राजनीतिक दलों ने दिखाया और ज़्यादा जो फोकस रहा पूरे प्रचार का पिछले 15 दिनों से, जो हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रचार अभियान देखा, उनका फोकस एक दूसरे पर आरोप और आलोचनात्मक जो एक रवैया है उसको लगाने में रहा। और इस पूरे प्रचार अभियान के इस रवैये से जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं हाशिए में दिखाई दिए। और इसलिए इस लिहाज से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया हो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, वो नज़र नहीं आता ज़मीन पर। जी, तो आज वोटिंग के ज़रिए ज़रूर लोग दिखा देंगे कि जनता किसे अपने सरोकार का पैरोकार समझती है। और सुबह की तस्वीरें प्रणव आपने हमें दिखाई, हालांकि अभी उस पोलिंग बूथ पर लोग आना इतना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आपको बता दें तमाम सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। प्रणव, आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका नक्सल पीड़ित इलाका माना जाता है और यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागपुर रेंज के आईजी रविंद्र कदम से राज्यसभा टीवी संवाददाता नवविक्रम सिंह ने खास बात की। किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कल मतदान के लिए? सभी जगह सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी एक्स्ट्रा असिस्टेंस हमको मिली हुई है और जितने भी पोलिंग बूथ्स थे, सेंसिटिव जितनी भी जगह थी, वहाँ पर पूरे के पूरे इंतजाम अच्छी तरह से किए गए हैं। कुछ नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं वहाँ किस तरीके के खास इंतजाम किए गए हैं नक्सल प्रभावित इलाकों? नक्सल प्रभावित इलाकों में बेसिकली हमारी जो लोकल फोर्स है और लोकल फोर्स के साथ साथ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 60 कंपनियां मिली हुई हैं अतिरिक्त। उन सबको मिला के जितने भी हाइपर सेंसिटिव हमारे बूथ से जो बहुत ही वल्नरेबल एरियाज थी हमारी, उसी सभी जगह पे हमने एरिया डोमिनेशन अरेंज की है और फिर शॉर्ट रेंज पेट्रोल्स और हर पोलिंग स्टेशन पे एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ है हमारी कि मतलब किसी भी तरह का अगर हादसा माओइस्ट अगर करना चाहे तो वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। किस तरीके के इंतजाम है सीमाई इलाकों को? हर बॉर्डर्स की जितनी भी रोड्स आ रही हैं वो सभी जगह पे हमारी नाकेज लगे हुए हैं और हर नाकों पे आने जाने वाली पूरी गाड़ियों की पूरी तलाशी ली जा रही है
उसी के साथ साथ रेवेन्यू की और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्पेशल टीम्स है वो टीम्स भी पूरी एरियाज़ में अपनी सक्रिय है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, नागपुर। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े नाम हैं, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी है। चुनाव मैदान में 4119 उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। राज्य में दोनों बड़े गठबंधन के अलग होने के बाद मैदान में उम्मीदवारों की भरमार है। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के सामने अपनी सीट निकालने की चुनौती है। मुंबई शहर और उपनगर में कुल 36 सीटें हैं। अंधेरी ईस्ट से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी कांग्रेस के टिकट पर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। चांदीवली में कांग्रेस के बड़े नेता आरिफ नसीम खान मैदान में हैं। धारावी से कांग्रेस ने पूर्व महिला बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ को उतारा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक विनोद तावड़े बोरीवली से चुनाव मैदान में हैं, जबकि आशीष शेलार बांद्रा वेस्ट से चुनावी मैदान में हैं। शिवसेना ने यहां से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ किस्मत आजमा रहे हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बारामती से चुनाव मैदान में हैं, जबकि एनसीपी के आर पाटिल तासगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तरी महाराष्ट्र की कुल 47 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है। मुक्ताई नगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़ से मैदान में हैं। एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल नासिक के येवला से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके बेटे और विधायक पंकज भुजबल भी नंदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कोंकण में 39 सीटें हैं। यहां सबसे बड़ा मुकाबला कांग्रेस के बड़े नेता नारायण राणे की सीट कुदाल मलवान पर होगा। उनके बेटे नीतीश राणे कड़कवली से चुनाव लड़ रहे हैं। विदर्भ पर भी लोगों की नजरें हैं। यहां कुल 62 सीटें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पूर्व से चुनाव मैदान में हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत देशमुख के बेटे आशीष देशमुख बीजेपी के टिकट पर कटोल सीट से मैदान में हैं। उनके भाई अमोल एनसीपी के टिकट पर रामटेक से किस्मत आजमा रहे हैं। मराठवाड़ा में विधानसभा की कुल 46 सीटें हैं। यहां अहम चेहरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे परली से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी एक बेटी प्रीतम मुंडे बीड लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शिवसेना के बड़े नेताओं में सुभाष देसाई गोरेगांव से किस्मत आजमा रहे हैं, तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में नहीं हैं। उनकी पार्टी से नितिन सरदेसाई माहिम, प्रवीण दारेकर मगाथाने और राजेंद्र शिरोडकर मलाबार हिल से मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद कई नई संभावनाएं बनी हैं। आखिरी वक्त पर गठबंधन टूटने से राजनीतिक समीकरण अचानक बदल गए। इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदारों समेत कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। लोकसभा चुनाव में निर्णायक जीत के बाद महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी की पहली बड़ी परीक्षा है। कई राज्यों के उपचुनावों में पार्टी को करारा झटका लग चुका है। उधर राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस पर भी सबकी नजरें लगी हैं। लोकसभा चुनाव में एमएनएस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। शिवसेना और एनसीपी राज्य में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश में है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी की बढ़त रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 144 सीटें मिली थी। तब शिवसेना और बीजेपी को 90 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। एमएनएस को 13 सीटें मिली थी और निर्दलियों के खाते में 24 सीटें आईं। अन्य दलों को 17 सीटें मिली थी। कोई पार्टी ऐसा लग नहीं रहा है कि मेजोरिटी से आएगी, तो जो भी रहेगा एक दूसरे का सपोर्ट हर एक को लगेगा। भले ही चारों पांचों पार्टियां अलग लड़ रही है और वो सारे सहयोग में उनको इंडिपेंडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। राज्य में विधानसभा की 288 सीटों पर इस बार 4117 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार नांदेड़ दक्षिण सीट से मैदान में हैं। गुहागर और अकोला सीट से सबसे कम 5-5 उम्मीदवार आमने सामने हैं। नासिक संभाग में सबसे अधिक 44 सीटें हैं। इन सीटों पर कई पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। We are fully prepared with the so far manpower we have received for the election. पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में 60% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने राज्य में मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। So we focus on female voter first. When female voter come for voting, her all family will go out.
महाराष्ट्र के 8 करोड़ 33 लाख मतदाता इसका फैसला करेंगे कि राज्य में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। राजनेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और तीखे हमले भी किए, लेकिन अब देखना है कि महाराष्ट्र के महासंग्राम में विजयी कौन होगा। नासिक से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। और वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। इस समय हम नागपुर रुख करेंगे। नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। नवविक्रम, आपके पीछे हम जरूर देख पा रहे हैं कतारें लगना शुरू हो गई हैं। नागपुर में किस तरह का उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर लोगों में? जी प्रीति, खासा उत्साह है लोगों में। आप देख रही हैं सुबह 7 बजे से आपको दिखाना चाहूंगा कि लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे लंबी कतारें और लगेंगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान के मद्देनजर। और सबसे बड़ी बात जो है, चुनाव आयोग की जो खास मुहिम थी मत प्रतिशत बढ़ाने की, वो यहाँ पर कामयाब होती दिखाई दे रही है। कई लोगों को मत निमंत्रण पत्र बांटे गए और चुनाव आयोग ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं सुरक्षा के भी, साथ ही साथ मत प्रतिशत बढ़े इस तरीके के भी इंतजाम कर रखे हैं। जी प्रीति। जी, नागपुर के समीकरणों को लेकर बात करें तो क्योंकि इस बार राजनीतिक तस्वीर पूरे महाराष्ट्र की बदली हुई है, नागपुर का वोटर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? क्या मुद्दे यहाँ हावी रहे या पार्टियां अपनी जमीन तलाश रही हैं, वो ज्यादा लोगों के जहन में है? किस तरह की बात सामने आई है नागपुर में? निश्चित तौर पर मुद्दे तो हावी रहे ही हैं, साथ ही साथ कास्ट पॉलिटिक्स भी है। यहाँ विदर्भ जो अलग राज्य का मुद्दा है वो भी हावी रहा है। यहाँ से देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं यहाँ पर। बिजली, पानी, विदर्भ की जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, और किसानों के अलावा दूसरी समस्या है कुपोषण की मेलघाट जैसे इलाकों में। तो निश्चित तौर पर, और अगर नागपुर की बात करें तो यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र हैं और करीबन 37 लाख वोटर हैं। अब वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ही करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम, आपके पास भी हम लगातार आते रहेंगे। नागपुर से नवविक्रम हमारे साथ जुड़े। लोगों का उत्साह अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और लोगों के जहन में, जैसा नवविक्रम बता रहे हैं, वोट देते वक्त अभी भी मुद्दे ज्यादा हावी हैं। अब देखना होगा किस तरह का रुख देखने को मिलता है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के चुनावी रण क्षेत्र में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल और कैप्टन अजय सिंह नालवा से चुनावी समर में हैं। बीजेपी पहली बार हरियाणा में अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से जोर आजमा रहे हैं तो कैप्टन अभिमन्यु सिंह नारनौल से मैदान में हैं। आईएनएलडी की तरफ से दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना कला और नैना सिंह चौटाला डबवाली से चुनाव मैदान में हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनाव मैदान में हैं तो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा सिरसा से जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो हरियाणा में किस तरह का उत्साह है वोटिंग को लेकर, जानने के लिए रुक करते हैं फरीदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता श्याम सुंदर का। श्याम, हम देख पाए हरियाणा की अगर बात करें तो इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला हरियाणा में हमें देखने को मिल रहा है। वोटर्स की सुबह सुबह अगर बात करें 7 बजे से वोटिंग जारी है, आप कैसा उत्साह देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए प्रीति, जहां तक इंतजाम का सवाल है, इंतजाम काफी पुख्ता हैं। सुरक्षा के इंतजाम की बात करें या जो मतदान से जुड़ी हुई बाकी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था हो चुकी है। और जहां तक मतदाताओं के उत्साह का सवाल है तो पहले 15-20 मिनट के अंदर ही करीब करीब 100 से ज्यादा मतदाता यहां पर मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं या बहुत सारे नौजवान हैं जो दिल्ली कॉलेज
कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो सुबह सुबह मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये तिगाम विधानसभा क्षेत्र है, काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल यहां से विधायक थे। पिछले चुनाव में उन्होंने ललित नागर को करीब करीब 800 वोटों से यहां पर मात दी थी। इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज शर्मा हैं, ललित नागर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि राजेश नागर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और तीनों के बीच में काफी निकट का करीब का मुकाबला बताया जा रहा है। जी, लोकसभा चुनाव के बाद क्या हरियाणा में इस बार अनुमान लगाना उतना आसान दिख रहा है श्याम सुंदर, जितना समझा जा रहा था, या फिर इस समय में भी काफी परिवर्तन नजर आया, मुद्दे हावी नजर आए? क्या फैक्टर्स हैं इस बार हरियाणा में खास? देखिए, अगर मुद्दों की और फैक्टर की बात करें, लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमने हमेशा देखा है कि फर्क होता है, और मोदी लहर उस वक्त में काम कर रही थी। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में, अगर छोड़ दें जनहित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी, जो दो बहुत कम आधार वाली पार्टियां, उनके बीच में जरूर गठबंधन हुआ है, लेकिन और कोई गठबंधन नहीं हो पाया। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के बीच में कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो ज्यादातर इलाकों में, अगर आप हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में देखेंगे तो मल्टी कॉर्नर फाइट नजर आती है। कई इलाके ऐसे, ज्यादातर जगह पे कांग्रेस और बीजेपी, या कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में फाइट है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी या फिर जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, मसलन हिसार में हरियाणा जनहित कांग्रेस का आधार है। करनाल में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा जनचेतना पार्टी से विनोद शर्मा, जो एक वक्त में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते थे, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से इस बार हरियाणा में किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान है, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। बहुकोणीय मुकाबला है, और फैसले ज्यादातर सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बहुत कम वोटों के साथ होगा। जिस तरह की बात हरियाणा के साथ हमेशा से जुड़ती आई है, बात जात बिरादरी की करें, माना जाता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये किसी भी जीत और हार के लिए। हरियाणा में दलित वोट बैंक की और जाट वोट बैंक ही तय करते हैं यहाँ की राजनीति को। क्या इस बार ये बेड़ियां टूटती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं? नहीं प्रीति, ये बेड़ियां टूटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और इस बार भी जो जाट बहुल इलाका है, अगर आप 2 पॉकेट नजर आ रहे हैं। एक पॉकेट है रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, इसके और सोनीपत। ये इलाका है जो अभी भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। वहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आती है, लेकिन जो एक परसेप्शन बना है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और शायद कांग्रेस उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जितनी पिछले 2 चुनावों में थी। तो इस बार ये नजर आ रहा है कि जो जाट बहुल इलाका है उसमें ज्यादातर इंडियन नेशनल लोकदल का असर देखा जा रहा है। और यह माना जा रहा है, क्योंकि अगर जाट लीडर की बात करें तो इस चुनाव में कम से कम ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से कैंपेन किया और जिस तरह से भीड़ उनकी रैलियों में देखने के लिए नजर आई, तो ऐसा लगता है कि जाट मतदाता इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के फेवर में ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि जो राज्य के बाकी इलाके हैं, अगर आप अहिरवाल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, गुड़गांव की बात करें या रेवाड़ी की बात करें, वहां पर मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा सीधा नजर आता है। कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं जहां पर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, लेकिन मोटे तौर पर वहां पर। और अगर आप हाईवे, जो चंडीगढ़ हाईवे है, उस पर जो जिले पड़ते हैं, अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, तो वहां पर मुकाबला ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में है। हर सीट के अपने अलग समीकरण है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चुनाव आयोग ने मतदाताओं के साथ साथ पोलिंग एजेंटों की सुविधाओं को खास ध्यान में इस बार रखा है। विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने पंचकुला के डीसी SS पुनिया से खास बात की। पंचकुला राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन पंचकुला से बहुत जगह के लोग गए होंगे, आपकी पार्टी गई होंगी। इस बार क्या खास इंतजाम किया है आपने?
कि सभी पोलिंग पार्टीज़ को हेल्थ की सुविधा है, उनके लिए विशेष वहाँ पर खाने की व्यवस्था कर दी गई है और सभी लगभग आप देख रहे हैं तो पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, हमारी की सारी पार्टियां अपने अपने डेस्टिनेशन पर। और स्वीप के तहत हमने लोगों में काफ़ी वोटर्स में अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी चलाया है, तो इस बार लगता है कि 80% से ऊपर वोटिंग हमारी हो जाएगी। जनता के लिए कोई व्यवस्था की गई है जो वहाँ वोट देने आएंगे, हो सकता है उनको लंबा लाइन में खड़ा होना पड़े, तो उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? उनके जो रूम के आगे लगभग सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, बरामदे हैं, उसमें उनको धूप से और पानी से बचा जा सकता है, बारिश से बचा जा सकता है उनसे। मतदाता को गाँव के अंदर या शहर के अंदर मतदान केंद्र पर आने से न रोका जाए, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं उसमें विशेष हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो लगा दिए गए हैं और अभी वो वहाँ पर उनसे संपर्क में रहेंगे। विकलांगों और महिलाओं के लिए कोई खास व्यवस्था? ट्रेनिंग में बताया गया है कि विशेषकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या पोलिंग ऑफिसर हैं तो कृपया उनको सहयोग करें और उनके लिए कोई ऐसा है व्यक्ति है बिल्कुल जो इन्फर्म है, ब्लाइंड वोटर है, उनके लिए एक कंपनी कोई कैंपेनियन आ सकता है जिसकी उम्र 18 साल वर्ष तक हो। तो डॉक्टर पुलिया जो डीसी हैं पंचकुला के, उनका ये कहना है कि महिलाओं, वीकर सेक्शन के लोगों और विकलांगों के लिए भी हर बूथ पर व्यवस्था की गई है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ पंचकुला से अखिलेश सुमन। और लोकसभा की 2 और 5 राज्यों की एक विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बीड और ओडिशा के कंधमाल लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। बीड सीट केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन की वजह से खाली हुई है। कंधमाल लोकसभा सीट पर बीजेडी सांसद हेमेंद्र चंद्र सिंह के निधन के बाद चुनाव हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैराना, गुजरात की राजकोट पश्चिम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश की कनुबारी, मणिपुर की यांगमल और नागालैंड की अंगामी सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। और इसी के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।